बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, इसकी स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको इस चैप्टर में अब तक सबसे पहले लाइट के बारे में बताया कि लाइट एक एनर्जी है और लाइट जो है वो लाइट वेव की सूरत में ट्रैवल कर रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये। इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ है। हवा में इसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जबकि सॉलिड लिक्विड में इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। फिर मैंने आपको लाइट के कुछ फिनोमेना बताए थे। रिफ्लेक्शन बताया था आपको कि जब लाइट जो है मिरर से टकराती है तो मुड़ जाती है, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। रिफ्रैक्शन बताया था मैंने आपको कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराएगी तो लाइट उसमें एंटर हो जाती है और उसका जो डायरेक्शन है और उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज कर जाता है, इसको आप रिफ्रैक्शन कहते हो। एब्जॉर्प्शन बताया था कि जब लाइट एक कलर ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो लाइट की जो सात में से कुछ वेव एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट का कलर नजर आ रहा होता है। इस फिनोमेना को हम कह रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था कि लाइट अगर कुछ खास मटेरियल से टकराती है तो लाइट उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, जो कि फिर इलेक्ट्रॉन जो है आपके करंट को क्रिएट करते हैं। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटरफेरेंस बताया था। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल्स से रिलेट होता है, पार्टिकल्स की खूबी होती है ये। इंटरफेरेंस बताया था कि जब दो वेव आपस में मिल जाती हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर, यानी अगर दो वेव एक ही जगह से एक ही वक्त में गुजर रही होती है तो फिर वो एक दूसरे के अंदर हल हो जाती है, मिल जाती है, इंटरफेयर करती है। इस फिनोमिना को आप इंटरफेरेंस कहते हो। अगर दोनों का क्रैश क्रैश एक ही जगह आ रहा होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्रैश और ट्रफ आ रहा होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है। दो लाइट वेव अगर एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती हैं। इंटरफेरेंस दोनों किस्म का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट स्पॉट नज़र आता है, जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क स्पॉट नज़र आता है। तो ये फिनोमेना कहलाता है लाइट का इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस प्योरली वेव की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्लेक्शन बताया था आपको कि जब वेव किसी किनारे से जाती है तो वो मुड़ जाती है। ये देखें, आपके पास वेव है जी, अगर आप एक छोटे से होल या किनारे के पास से गुजर रही है तो देखें बैंड हो गई। ठीक है, ये इसको हमने लीनियर फॉर्म में दिखाया था कि वेव आ रही है, किनारे से टकरा के बैंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड द एजिस, इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। लाइट भी डिफ्लेक्शन शो करती है। लाइट भी अगर आप किनारों के पास से लेते हो तो लाइट जो है वो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट कर जाती है। अच्छा, डिफ्रैक्शन भी वेव की प्रॉपर्टी है। अब आते हैं थ्योरीज पर। हमने थ्योरीज पर बात करी थी कि 1700 जो था, सन सन 1700, उसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट। तो इस हवाले से जो सबसे पहला आंसर दिया था वो था सर आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की थी, उस थ्योरी को हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। सर आइजैक न्यूटन की इस थ्योरी के मुताबिक पहली बात, आपकी जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिनको आप कहते हो कॉर्पसेल्स। ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसेल्स। याद रखिएगा, जब मैं पार्टिकल्स बोलूँगा तो इसका मतलब है कि उन वो मैटर है, उनके अंदर मास होगा, भले बड़ा हो भले छोटे पार्टिकल्स हो, बट दे आर पार्टिकल्स। कॉर्पसेल्स, पार्टिकल्स का मतलब हो जाएगा कि उनके अंदर मास है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को आप पार्टिकल्स कहते हो, प्रोटॉन को आप पार्टिकल्स कहते हो, न्यूट्रॉन को आप पार्टिकल्स कहते हो। ये स्मॉल ज़रूर है बट दे हैव मास। तो जब भी किसी चीज़ के आगे पार्टिकल लगेगा इट मीन्स कि उसके अंदर मास मौजूद है। और जब आप किसी चीज़ को वेव कहते हो तो इसका मतलब है उसमें मास नहीं है, उसमें सिर्फ एनर्जी है। ठीक है, तो वेव कंटेन एनर्जी, पार्टिकल कंटेन मास। ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो न्यूटन कहते थे कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिनको आप कहते हो कॉर्पसेल्स। जब किसी सोर्स से लाइट इमर्ज होती है तो एक्चुअल में उस सोर्स में से ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे कॉर्पसेल्स निकल रहे होते हैं। जब ये आपकी आंखों से टकराते हैं तो आपकी आंखों के अंदर देखने का विजन पैदा हो जाता है। इन पार्टिकल्स की स्पीड के बारे में सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि इनकी स्पीड जो है हवा के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये पार्टिकल्स वेलोसिटी ऑफ लाइट की लाइट की रफ्तार से के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे होते थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे। और इन पार्टिकल्स के साइज जो है वो अलग होते थे। कुछ पार्टिकल्स के साइज थोड़े बड़े होते थे, कुछ के छोटे होते थे, जिस वजह से लाइट का अपना कलर हो जाता था। और उसके बाद एक और बात वो ये कहते थे कि लाइट की जो ये वाली बात, ये वाली लाइट की जो रफ्तार होती है डेंसर मीडियम के अंदर ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक हवा के अंदर लाइट की रफ्तार कितनी है, 3 × 10⁸, जबकि डेंसर मीडियम के अंदर सॉलिड या लिक्विड जो डेंसर मीडियम होते हैं जैसे पानी हो गया, ग्लास हो गया, तो इनके अंदर लाइट की रफ्तार ज़्यादा होती है।
इंक्रीज हो जाती है ज़्यादा, यानी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ से भी ज़्यादा होगी। ये एक अजीब बात है, बात में गलत हो गई ये बात। तो वो ये कहते थे कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार ज़्यादा होती है। तो इनकी ये थ्योरी थी जो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे कॉर्पसेल्स पर मुश्तमिल है। कॉर्पसेल्स छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर है। इनका साइज, इनका कलर साइज जो है वो कलर डिटरमाइन करता है, और इनकी रफ्तार जो है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है। अब अगर हम न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की नज़र से देखें तो हमारे पास जो बहुत सारे लाइट के फिनोमिनाज हैं उसमें से रिफ्लेक्शन जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो मुड़ जाते हैं। लिहाजा लाइट के जो कॉर्पसेल्स हैं जब किसी मिरर से टकराएंगे तो वो मुड़ जाएंगे, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो रहा है। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो सकता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से, क्योंकि जब बॉल से बॉल टकराती है, पार्टिकल से पार्टिकल टकराता है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो दूसरा पार्टिकल मूव करने लग जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप लाइट के कॉर्पसेल्स को देखो तो लाइट के कॉर्पसेल्स पार्टिकल्स हैं। जब लाइट एक मटेरियल से टकराएगी तो कॉर्पसेल्स इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, अपना मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और इलेक्ट्रॉन उस मोमेंटम की वजह से निकल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो रहा है। तो न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से सिर्फ दो फिनोमिना एक्सप्लेन हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक। लेकिन इस थ्योरी की मदद से आप इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरफेरेंस पार्टिकल्स में नहीं होता। हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी कि इंटरफेरेंस जो होता है वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। दो वेव एक दूसरे के अंदर अगर एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रही होंगी तो वो एक दूसरे के अंदर हल हो जाती हैं, मिक्स हो जाएंगी। लेकिन दो पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं होगा। दो पार्टिकल्स अगर एक ही वक्त में एक ही जगह से गुजर रहे होते हैं तो वो दोनों मिलकर एक पार्टिकल नहीं बनते। ठीक है, तो अगर आप कॉर्पसेल्स, लाइट को कॉर्पसेल्स से बना हुआ मानते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि दो कॉर्पसेल्स एक जगह से जा रहे हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह से अगर दो कॉर्पसेल्स जा रहे हो तो वो दोनों मिलकर एक बड़ा कॉर्पसेल्स बना दें, ये नहीं हो सकता। तो इंटरफेरेंस तो नहीं एक्सप्लेन हो रहा। इसी तरीके से डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन नहीं होता, क्योंकि ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी होती है, वेव मुड़ जाती है, बट पार्टिकल्स जो है वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या सीधे सीधे निकल जाएंगे। तो अगर आप लाइट को कॉपर सेल्स से बना हुआ मानते हो तो ये जो कॉपर सेल्स है, चूंकि पार्टिकल्स है, ये डिफ्रैक्शन शो नहीं कर सकते। इसी तरह डिस्पर्जन जो है वो भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा। डिस्पर्जन को बताया था मैंने आपको। डिस्पर्जन क्या होता है कि आपकी जो वाइट लाइट है, जब आप इसको एक प्रिज्म में से गुजारोगे तो इसकी जो 7 लाइट है वो अलग अलग हो जाती है, जिस फिनोमिना को आप कहते हो डिस्पर्जन। अब ये कॉपर सेल्स से नहीं एक्सप्लेन हो सकता, क्योंकि कॉपर सेल्स एक खास रफ्तार से जा रहे हैं और लाइट के जो कलर्स हैं वो कॉपर सेल्स के साइज की वजह से। तो प्रिज्म ने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से वो कॉपर सेल्स छन गए, ये नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा। जबकि रिफ्रैक्शन को न्यूटन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ये कह के कि लाइट की रफ्तार डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट, जब लाइट जो है जैसे पानी के अंदर टकराती है, तो चूंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, वो उन कॉपर सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कॉपर सेल्स की रफ्तार बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई रफ्तार की वजह से ये दूसरे मीडियम में एंटर हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन वो एक्सप्लेन कर रहे थे, न्यूटन ने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन कब? जब आप ये बात माने कि वेलोसिटी जो है, लाइट की वेलोसिटी वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये बात गलत साबित कर दी 1880 में फोकॉल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित किया कि लाइट की रफ्तार डेंसर मीडियम में कम होती है, हवा में ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इस वाली बात को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब ये रिजेक्ट हो गया तो इस बात पर इन्होंने रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया हुआ था, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये चार प्रोसेस हमारे पास एक्सप्लेन नहीं हो रहा है थ्रू न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। लिहाजा जब थ्योरी तो वही मानी जाएगी जो कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क्स आ गए, बिकॉज ये सिर्फ दो फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रही है और ज़्यादा फिनोमिना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो ये थी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उसके बाद लाइट के नेचर पर जाहिर बात है अब भी सवाल उठे हुए हैं, क्योंकि न्यूटन ने जो थ्योरी पेश की वो सही साबित नहीं हो रही जी, बहुत से फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो उसके बाद जो है वो एक और थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को हम कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आपके सामने आती है जिसको आप कहते हो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था वो था क्रिश्चियन हाइजीन। क्रिश्चियन हाइजीन दे जी, इन्होंने इस थ्योरी को पेश किया था कब? इन 1676।
1676 के अंदर क्रिश्चियन हाइजीन ने ये थ्योरी पेश की थी। अब याद रखिएगा ये जो साल है 1676, ये न्यूटन का दौर है। न्यूटन भी 1600 का ही है, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट तारीख पैदाइश तो नहीं पता, लेकिन न्यूटन भी जो है वो 1600 से लेके 1699 के दरमियान का साइंटिस्ट है। तो ये जो क्रिश्चियन हाइजीन ने थ्योरी पेश की थी, ये न्यूटन ही के दौर में पेश की थी। लेकिन चूंकि उसकी न्यूटन का तो बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूटन अपने दौर का बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, उसका बहुत बड़ा नाम था। तो जब पहले न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी पेश की, लोग इसको मानने लग गए, क्योंकि न्यूटन ने पेश की है भाई, उसको तो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, न्यूटन की थ्योरी को मान रहे थे। साथ साथ थोड़े कुछ अरसे बाद जब वेव थ्योरी आई, क्रिश्चियन हाइजीन ने अपनी वेव थ्योरी पेश की, तो लोगों ने जब वेव थ्योरी को स्टडी किया तो वो तो न्यूटन की बिल्कुल अपोजिट थी। न्यूटन कहता था कि लाइट जो है पार्टिकल से बनी हुई है, जबकि क्रिश्चियन हाइजीन कहता था लाइट वेव से बनी हुई है। बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट था, लोगों ने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। क्रिश्चियन हाइजीन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया न्यूटन के आगे। भाई तुम न्यूटन से बहस कर रहे हो, तो न्यूटन के आगे इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ये मर गया, इसकी थ्योरी रिजेक्टेड थी, इसकी थ्योरी को कोई पढ़ता नहीं था, इसकी थ्योरी को कोई मानता नहीं था, इसकी थ्योरी पे कोई रिसर्च नहीं करता था। फिर जब ये मर गया, न्यूटन भी मर गया, तो न्यूटन के मरने के बाद फिर न्यूटन की थ्योरी पर जब ऑब्जेक्शन उठे और फिर लोगों ने दूसरी थ्योरी को भी स्टडी किया, वेव थ्योरी को, तो उन्होंने कहा जी, फिर लोगों ने फाइंड आउट किया कि यार वेव थ्योरी में ज्यादा वजन है। तो यूं कह लो क्रिश्चियन हाइजीन के मरने के 100 साल बाद इसकी थ्योरी को माना गया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी और हिस्ट्री है बेचारे की, क्रिश्चियन हाइजीन की। तो क्रिश्चियन हाइजीन ने जब अपनी थ्योरी पेश की तो इसकी थ्योरी को एक आंख नहीं भाया लोगों ने, और न्यूटन की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब ये दोनों मर गए, न्यूटन मर गया, हाइजीन मर गया, लोगों ने रिसर्च करी, न्यूटन की स्टडी किया जी, न्यूटन की थ्योरी को, उसको गलत पाया बहुत सी जगहों पर बहुत सी जगहों पर गलत पाया। फिर उन्होंने देखा कि यार एक और थ्योरी है, वेव थ्योरी। जब उनको स्टडी किया तो पता चला जी वेव थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वेव थ्योरी का ज्यादा वो गई अहमियत। बहरहाल वेव थ्योरी है क्या? क्रिश्चियन हाइजीन कहता था कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, या लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव। लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव यानी लाइट जो है वो न्यूटन के कॉर्पस सेल्स से नहीं बनी हुई, बल्कि लाइट जो है वो बनी हुई है वेव से। जब भी एक सोर्स लाइट इमिट करता है तो वो वेव की सूरत में लाइट को इमिट करता है। लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। ये लिख देते हैं, लाइट इज इमिटेड फ्रॉम सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। दोनों की बातों में तजाद आ गया ना इसी बात पे। न्यूटन क्या कहता था कि ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे होते थे, कॉर्पसेल्स, ये लाइट कहता था वो, कि ऐसे कॉर्पसेल्स निकल रहे एंड दैट इज लाइट। जबकि क्रिश्चियन हाइजीन क्या कहता था कि ये लाइट मोमबत्ती है जी, सोर्स ऑफ लाइट, तो इसमें से जो लाइट निकलती है वो ऐसे वेव की सूरत में निकल रही होती है, वेव की सूरत में। यूं जाहिर कर लो आप इसको, या इसको ऐसे जाहिर कर लो, ठीक है, ऐसे वेव की सूरत में निकल रही होती लाइट। ये है दोनों का बेसिक फर्क आ गया। अब जाहिर बात है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर न्यूटन कहता है कि कॉर्पसेल से बनी हुई है, इट मीन्स कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से बनी हुई है। जबकि अगर आप क्रिश्चियन हाइजीन की बात मानो तो क्रिश्चियन हाइजीन कह रहा है कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, और वेव एनर्जी है, लिहाजा लाइट इज एन एनर्जी। लाइट एक एनर्जी हो जाती है, लाइट इज एनर्जी, क्योंकि वेव जो होती है वो एनर्जी होती है, उनका कोई मास नहीं होता है, उनमें एनर्जी स्टोरेज होती है। बहरहाल, तो क्रिश्चियन हाइजीन कहता था कि लाइट जब किसी सोर्स में से निकलती है तो वो वेव की सूरत में निकल रही होती है, पार्टिकल्स की सूरत में नहीं निकल रही होती। अब चूंकि वेव है तो इसका मतलब है लाइट हैज नो मास, लाइट हैज नो मास, लाइट का कोई मास नहीं होता, क्योंकि लाइट वेव से बनी हुई है, एंड इट कंटेन्स ओनली एनर्जी, इट कंटेन्स ओनली एनर्जी। चूंकि क्रिश्चियन हाइजीन कहता था कि लाइट जो है वो सोर्स से वेव की शक्ल में निकल रही होती है, और हमने पिछले चैप्टर में वेव पढ़ा है कि वेव के अपने कोई मास नहीं होते, वेव में जो है एक्चुअल में वेव के अंदर जो है एनर्जी स्टोरेज होती है। तो लिहाजा लाइट भी क्या हो गया, एनर्जी मास लेस एनर्जी कंटेनिंग वेव हो जाती है। उसके बाद इनका नेचर के बारे में तो वही कहता था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी कि इनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है ट्रांसवर्स वेव होती है, और इनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन के, यानी कि अगर वेव ऐसे जा रही है तो वाइब्रेशन ऐसे हो रही होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे हो रही होंगी वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वेव, ये वाइब्रेशन,
ये वाइब्रेशन ऐसे बताता था। तो ट्रांसवर्स वेव कहता था, ये बात भी सही है क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का आगे जाके हमें पता चल गया। उसके बाद जो एक और अनोखी बात करता था वो ये कि लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। अब ये जो इसने न्यूटन से अपोजिट बात कर दी। न्यूटन कहता था कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार ज़्यादा होती है। ये देखें, डेंसर मीडियम में लाइट की रफ्तार क्या होती है, इंक्रीज, ग्रेटर, ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि इसने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो है लाइट की वो कम होती है। अच्छा याद रखिएगा, फौकॉल्ट ने जो है वेव थ्योरी की बात साबित करी, लेकिन कब, बाद में 1880। ठीक है, जब क्रिश्चियन हाइजीन ने बोला था उस वक्त ये बात कंफर्म नहीं थी, तो बाद में फौकॉल्ट ने साबित किया कि हाँ जी वेव थ्योरी की बात सही है, क्रिश्चियन हाइजीन की बात सही है कि डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो लाइट की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये फौकॉल्ट ने तो बाद में इनका पड्डा सॉल्व कराया था। तो न्यूटन कहता था कि लाइट जो है, कंपेयर करें जरा, न्यूटन कहता था लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, नाम दिया था उसको काको सेल्स। जबकि हाइजीन कहता था नहीं भाई, लाइट पार्टिकल से नहीं बनी हुई, लाइट जो है वो वेव से बनी हुई है। न्यूटन कहता था कि लाइट में चूंकि पार्टिकल्स है उनका मास होगा, जबकि क्रिश्चियन हाइजीन कहता था कि लाइट चूंकि वेव से बनी हुई लिहाजा लाइट का कोई मास नहीं होगा। न्यूटन कहता था कि लाइट की जो रफ्तार है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, जबकि क्रिश्चियन हाइजीन कहता था कि लाइट की रफ्तार डेंसर मीडियम में कम होती है। तो ये बिल्कुल हो गई ना अपोजिट। लोगों ने कहा भाई तो पागल हो गया, न्यूटन से अपोजिट बात कर रहे, इसलिए इसकी थ्योरी को चेक करा हुआ था। लेकिन बाद में जब 1880 के अंदर फौकॉल्ट ने प्रैक्टिकल के जरिए साबित किया कि लाइट की रफ्तार डेंसर मीडियम में कम होती है, तो इसका मतलब है हाइजीन की बात सही हो गई, न्यूटन की बात गलत हो गई। ठीक है, तो ये बाद में इसकी बात, ये वाली बात साबित हो गई। तो ये थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। 1676 में क्रिश्चियन हाइजीन ने इसको पेश किया। इसके मुताबिक लाइट जब सोर्स से इमिट होती है तो वेव की सूरत में इमिट होती है। अब वेव जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, लिहाजा लाइट का कोई मास नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ एनर्जी होती है। ये एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी कर रही होती है। लाइट वेव के बारे में ये कहता था कि ट्रांसवर्स वेव होती है और लाइट की रफ्तार जो है वो डेंसर मीडियम में कम होती है। अच्छा, एक और बात उस टाइम पे जो है वो, एक और बात बताऊं। एक तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, डेंसर मीडियम की फौकॉल्ट ने बाद में साबित किया है, याद रखिएगा। न्यूटन, ये क्रिश्चियन हाइजीन ने पहले बता दिया था कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार कम होगी, बाद में फौकॉल्ट ने 1880 में साबित किया। एक और बात वो ये कि इस दौर में, यानी कि क्रिश्चियन हाइजीन की वेव थ्योरी या न्यूटन की दौर के में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर नहीं हुई थी। आपको याद होगा दो किस्म की वेव मैंने आपको बताई है, एक मैकेनिकल वेव जो मीडियम के जरिए जाती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बगैर मीडियम के जाती है। इस दौर में क्रिश्चियन हाइजीन और न्यूटन के दौर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना वो डिस्कवर हुई थी। तो लोग समझते थे भाई वेव एक ही किस्म की होती है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, लोगों को उस दौर में क्या कॉन्सेप्ट था कि वेव आर ओनली मैकेनिकल वेव एंड वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये बात मानी जाती थी उस टाइम पे कि वेव जो होती हैं उनको रिक्वायर होता है, उनको ज़रूरत होती है मीडियम की ट्रैवल करने के लिए। वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ये तो आज हम जानते हैं ना कि नहीं भाई, कुछ वेव ऐसी भी हैं जो बगैर मीडियम के ट्रैवल कर जाती है, जिनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो। उस दौर में नहीं जानते थे लोग, नहीं डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया था वो मैं आपको बताऊंगा। मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था 1873 के अंदर, 1873 में, काफ़ी दूर बाद, काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, तो उस दौर में लोग कहते थे कि वेव जो होती हैं वो मैकेनिकल इन नेचर होती है, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। अब क्रिश्चियन हाइजीन यहाँ फंसता है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं जी कि सूरज, अब सूरज जो है, और सूरज है ये आपका सन और ये अर्थ है जी। अब यहाँ सूरज से आपकी लाइट आ रही है अर्थ तक, कैसे आ रही है भाई? अच्छा, उस दौर में ये भी याद रखिएगा, लोगों ने जो है कोई खला में कदम नहीं रखा हुआ था। लोगों को नहीं पता था कि अर्थ और स्पेस के बीच क्या है। ठीक है, बस ये आइडिया था कि सूरज से लाइट आ रही है, अर्थ पे आ रही है, बस, वगैरह वगैरह। तो अब लोग यही सवाल करते थे इस दौर में कि भाई आप तो कहते हो लाइट वेव से बनी हुई है, और वेव ऐसी चीज़ें होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है, तो बताओ सूरज से अर्थ के दौरान लाइट, अर्थ पर लाइट कैसे आ रही है? तो इसका जवाब क्रिश्चियन हाइजीन ने यह दिया था कि भाई देयर इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम बिटवीन सन एंड द अर्थ। ठीक है, उस मीडियम का नाम दिया था, यानी कि वो ये कहता था कि ये सूरज है आपका, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है। तो ये कहता था भाई क्रिश्चियन हाइजीन, क्या हमारे सूरज और अर्थ के दरमियान एक मीडियम है, एक मीडियम एग्जिस्ट करता है।
हाइपोथेटिकल क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि उस वक्त तो जाहिर बात है कोई स्पेस पे तो नहीं गया था। 1676 में कौन स्पेस पे गया था, कोई भी नहीं। 18वीं सदी 19वीं सदी में गए हो आप, तो उस तौर पे कोई नहीं जा सकता था, इसलिए वो हाइपोथेसिस थी उसकी, बस एक सिर्फ आइडिया था। तो वो ये कहता था क्रिश्चियन हाइजीन कि आपका सूरज और अर्थ के दरमियान एक मीडियम है, और उस मीडियम का नाम है ईथर। और इस वजह से, इस मीडियम की वजह से आपकी जो लाइट वेव है इस ईथर में से ट्रेवल होती हुई सूरज से अर्थ पर आ जाती है। वो ये एक्सप्लेन करता था। जाहिर बात है उस वक्त किसी ने नहीं देखा हुआ था, अर्थ सूरज के पास तो नहीं गए हुए थे, कोई अर्थ से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए इस बात को मानना पड़ा कि हाँ जी ईथर होगा। न जाओ जाके देख लो, अगर आपको यकीन नहीं है कि ईथर है तो जाओ जाकर के अर्थ से बाहर निकलो, देख के आओ वहाँ पे ईथर है या नहीं। अगर नहीं जा सकते तो मेरी बात मानो, ठीक है। तो यूं वो एक्सप्लेन कर लिया करता था कि वेव जो है वो मीडियम के बगैर नहीं जा सकती। तो वो कहता था भाई सूरज और अर्थ के बीच में मीडियम है ईथर के नाम से। तो ये थी आपके पास वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्रिश्चियन हाइजीन ने 1676 में एक थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक लाइट जब सोर्स से निकलती है तो वेव की सूरत में निकलती है। इस लाइट का कोई मास नहीं होता, इसमें खाली एनर्जी भरी हुई है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट की रफ्तार डेंसर मीडियम में कम होती है, हवा में ज़्यादा है। लाइट चूंकि वेव है और वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, लिहाजा उसने ये कहा कि सूरज और अर्थ के दरमियान एक मीडियम भरा हुआ है और उस मीडियम को आप नाम देते हो ईथर का। चलें जी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी अनप्रूवन है अभी, ठीक है, तो बाद में फौकॉल्ट ने एक्सप्लेन किया और ये बात भी बाद में रिजेक्ट हो गई। अच्छा, अब अगर हम देखें कि कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन हो जाते हैं जी, एक्सप्लेन कौन कौन से फिनोमिना हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि वेव के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, पार्टिकल्स के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, वेव के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह रिफ्रैक्शन जो है वो भी साबित हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है इसमें क्या होता है कि आपकी जो लाइट है वो एक ऑब्जेक्ट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। अब इसका चूंकि मास ही नहीं है तो ये इजीली एंटर हो जाएगी, बगैर मास का है, कोई मोमेंटम नहीं है, एंटर हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है, इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो होती वेव की प्रॉपर्टी है, चूंकि लाइट वेव है लिहाजा लाइट भी इंटरफेरेंस कर सकती है। डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी वेव की प्रॉपर्टी होती है, चूंकि लाइट वेव है लिहाजा डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन क्यों एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि लाइट वेव जो है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, दोनों चीज़ें हो रही है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों। तो वो कहता है जी कि वाइट लाइट अगर आपके पास पड़ती है तो कुछ उसमें से कुछ वेव जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, कुछ वेव जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही है, लिहाजा आपका एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना भी एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट तकरीबन डिस्पर्जन भी एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि वो ये कहता था लाइट वेव पर मुश्तमिल है और 7 छोटी छोटी वेव्स हैं जो कि आपस में मिली हुई हैं, ठीक है जी। प्रिज्म क्या करता है, उन वेव को अलग अलग कर देता है, हो सकती है अलग अलग वेव। डिस्पर्जन भी एक्सप्लेन हो रहा है, तो काफ़ी फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है। रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो रहा है, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो रहा है, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी, डिस्पर्जन भी। लेकिन एक फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, कुड नॉट एक्सप्लेन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेहतर समझ में आएगा कब, जब आप लाइट को पार्टिकल्स मानो। वेव में तो कोई मोमेंटम नहीं है, उसका कोई मास नहीं है, तो फिर उसने कैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, उसने कैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, ये तो नहीं समझ में आता। वेव कैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप आवाज़ जो है एक बॉल पे मारते रहो तो क्या आप बॉल हिल जाएगी, नहीं। अब साउंड जो है वो एक वेव है, तो वेव एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा नहीं कर सकती, तो फिर ये कैसे हो रहा है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन पैदा कर देती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है कि बाद में जब फौकॉल्ट ने 1880 के अंदर एक्सपेरिमेंट करा तो साबित हो गया कि लाइट जो है वो उसकी रफ्तार डेंसर मीडियम में ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। न्यूटन गलत था, क्रिश्चियन हाइजीन सही था। तो इस बात से इसकी थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इसकी थ्योरी। न्यूटन की थ्योरी में एक वीक पॉइंट आ गया कि जी आप तो कहते हो लाइट की रफ्तार जो है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, तो ये वाली बात उसकी रिजेक्ट हो गई थी फौकॉल्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद, और इसकी ये वाली बात जो है वो सही साबित हो गई थी, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी कि ये ईथर वाली बात जो है वो गलत साबित हो गई। दो साइंटिस्ट थे, मोरले और मिचेल्सन, मोरले एंड मिचेल्सन, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटली साबित किया, एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया
ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट। तो दो साइंटिस्ट थे, एक मोरले और एक मिचेल्सन, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि ये जो बात है ईथर वाली, ये गलत है। ईथर है ही नहीं, सूरज और अर्थ के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस ना कोई ईथर पीथर, कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसकी ये वाली बात जो है वो गलत साबित हो गई थी, मिचेल्सन ने साबित कर दिया गलत। तो अब ये जरा वीक पॉइंट आ गया। तो अब अगर ये वाली बात गलत साबित हो जाती है तो फिर लोगों ने यही सवाल किया, भाई फिर इसका क्या मामला है, हाउ वेव, अब चूंकि वेव को ट्रैवल के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो बताओ भाई ये सूरज से अर्थ पे मीडियम आपकी वेव कैसे आ रही है। इसका जवाब नहीं था अभी किसी के पास, उस वक्त के साइंटिस्ट के पास। यहाँ पे ये थ्योरी फिर रुक गई। ठीक है, तो ये थी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अंदर काफ़ी अच्छी बातें हुई साबित। आपने जब जो लोग वेव थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कहा जी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन काफ़ी सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे हैं। जो सपोर्ट करते थे उनको और सारा मिल गया, फोकॉल्ट के एक्सपेरिमेंट से उससे उनको ये बात साबित हो गई कि हाँ जी लाइट की रफ्तार टेंसर मीडियम में कम है। लेकिन फिर जब मोरले मिकल्सन ने एक्सपेरिमेंट करके साबित किया ईथर नहीं होता, तो फिर अब वो वेव थ्योरी के जो सपोर्टर थे वो जरा कहीं मिला गए, वो उनके पास अब इस बात का जवाब नहीं था कि वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो फिर बताओ सूरज और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं है तो फिर लाइट वेव कैसे ट्रैवल करेंगे, इसका जवाब नहीं था। बाद में हमारे पास तो है, हम तो जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये वाली बात अब भी क्वेश्चन मार्क हो गई कि अगर ये लाइट वेव है, अगर लाइट वेव है तो फिर ये वेव को मीडियम चाहिए होता है, तो फिर ये अर्थ तक कैसे आ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अब तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बहुत ही मस्त काम किया है तारीख के अंदर। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम है इनका पूरा। ठीक है, मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, बल्कि पूरा नाम लिखते हैं ना थ्योरी का। इनकी थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये इनकी थ्योरी का नाम है। ये किसने पेश की थी जी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है जी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस थ्योरी को पेश किया था। और कब पेश किया था जी? तकरीबन 1873 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, यानी कि फोकॉल्ट के एक्सपेरिमेंट से 7 साल पहले। और इन सब बातों के वेव थ्योरी के तो काफ़ी टाइम बाद। अच्छा, ये थ्योरी बहुत ही मायने खेज है। वजह यह है कि मैंने आपको बताया ना, इससे पहले पहले तक वेव का खाली एक ही चीज़ मानी जाती थी कि वेव मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती। खाली एक ही किस्म की वेव मानी जाती थी, मैकेनिकल वेव। इस शख्स ने, मैक्सवेल ने, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया। इसने बताया कि कुछ वेव ऐसी भी हैं जो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है। उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखा गया। और आज आप देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हो। आप जितनी भी लाइव टेलीकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग, सिग्नल, मोबाइल, आपकी आज की मॉडर्न वर्ल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर टिकी हुई है। तो ये जो सारी मॉडर्न वर्ल्ड आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर टिकी हुई है, ये आपके मैक्सवेल ने डिस्कवर की थी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे इनके बारे में, मैक्सवेल के बारे में, कि अगर मैक्सवेल जिंदा होता, क्योंकि मैक्सवेल के दौर में नोबेल अवार्ड नहीं हुआ करते थे, तो ये कहते थे कि जी अगर मैक्सवेल जिंदा होता तो वो नोबेल अवार्ड उसको जरूर मिलता अपनी इस थ्योरी पर। इसकी इतनी अहमियत है इस थ्योरी की। आइंस्टाइन ने ये बात की हुई है कि इसको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए था इस थ्योरी पर, क्योंकि इसने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया और उससे आपकी पूरी कायनात, स्पेस की जो आप रिसर्च कर रहे हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से कर रहे हो। तो आज की फिजिक्स आपकी टिकी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। बहरहाल, तो मैक्सवेल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जी 1873 के अंदर। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसने कुछ रेज, कुछ वेव ली, एक्स रेज, इस टाइप की ना, एक्सरे वगैरह पे किया था इसने एक्सपेरिमेंट। तो इसने कुछ वेव्स ली, जैसे एक्सरे ली, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाया। बीच में मीडियम था, चलो जी ट्रैवल हो गई। फिर उसने क्या करा? बीच में से मीडियम निकाल दिया। ठीक है जी, एक ऐसी ट्यूब थी इसके पास, ट्यूब के अंदर यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रहा था, बीच में मीडियम था। फिर इसने क्या किया जी? वैक्यूम कर दिया, अंदर से सारी हवा भी निकाल दी, मीडियम गायब, अब कोई मीडियम नहीं है। फिर जब इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से निकाली तो सामने फिल्म लगी हुई थी, उस पर स्पॉट आ गए। इट मीन्स कि ये जो एक्स रेज हैं, दे कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। इसने ऐसी वेव का खोज निकाला जो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। उसका नाम इसने रखा था फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसने आपको सबसे पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया कि देयर आर सर्टेन वेव्स दैट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, विदाउट
मीडियम। कुछ ऐसी वेव भी हैं हमारे पास कायनात में जो बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, और उनका नाम इसने रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फिर इसने बहुत सारी वेव पर स्टडी की, चेक किया कौन कौन सी। तो एक्स रे तो इसने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और बहुत सारी रेडियो वेव वगैरह वगैरह। फिर इसने लाइट की, इसलिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है ना वेलोसिटी कैलकुलेट करी, एक्स रे की वेलोसिटी कैलकुलेट करी, कितनी निकली 3 × 10⁸। फिर दूसरी थी एक अल्ट्रा वायलेट, उसकी स्पीड चेक करी, कितनी निकली जी ये। अब ये दिमाग चकराया इसका कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है ये तो लाइट वाली है, तो ऐसा तो नहीं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो फिर इसने अपना वो एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट लाइट पे किया। लाइट को उसने जब बगैर मीडियम के ट्रेवल कराया, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। इसने बोला अरे वाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। ठीक है, तो ऐसे इसने डिस्कवर किया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। और ये भी याद रखिएगा, जितनी भी खाली लाइट की रफ्तार नहीं है ये 3 × 10⁸, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार होती है। एक्स रे, इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रा वायलेट वेव्स और माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये सारी एक्स रे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इन सब की रफ्तार इतनी होती है 3 × 10⁸। तो यूं आपके जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर की, और फिर उसने जब लाइट पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम। तो अब ये जो बात आ रही थी ना वेव थ्योरी ईथर वाली, ये वेव थ्योरी की ये वाली बात अब समझ में आना शुरू हो गई लोगों के। तो अब वो लोग पूछ रहे थे हाँ जी वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, इसने बोला नहीं जी, तमाम वेव ऐसी नहीं है, बल्कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ईथर वाली बात, ये मिकल्सन मुकल सब ये ख़त्म हो गया, वेव थ्योरी में जान पड़ गई। तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब अगर हम वेव थ्योरी को देखें जी, काफ़ी फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है, और मिचेल्सन वाला एक्सपेरिमेंट जो है उससे उसकी वो बात गलत साबित हो रही थी, तो अब वो मैग्नेटिक थ्योरी से साबित हो गई। बस एक मसला टक रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी अब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साबित नहीं कर पा रही। उसके बाद आते हैं जी मैक्स प्लांक, और इन्होंने जो थ्योरी पेश की उसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, ये पेश की थी जी मैक्स प्लांक ने। ठीक है, किसने पेश की थी ये पेश की थी जी मैक्स प्लांक ने। और इस थ्योरी की खास बात यह है कि इसको आइंस्टाइन समेत बड़े बड़े नामों ने इंडोर्स किया है। सही माना इस थ्योरी को। अब ये थ्योरी क्या है जी, इस थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है ना वेव है ना पार्टिकल है। लाइट इज नाइदर वेव नॉट पार्टिकल। लाइट लिख देते हैं इस बात को, नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। ना तो लाइट वेव है ना लाइट पार्टिकल है, बल्कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट जो है वो फोटॉन्स से बनी हुई होती है। अब ये फोटॉन्स क्या बना है? मैक्स प्लांक कहता था कि फोटॉन्स क्या है जी, जैसे कि सपोज करें ये आपके पास एक मोमबत्ती है और ये लाइट जनरेट कर रही है, तो अब इसमें से लाइट जो है वो क्या है, फोटॉन्स से मिलके बनी हुई है। फोटॉन्स ऐसे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि लगातार नहीं आ रहा है, गैप है थोड़ा सा। ठीक है, देख लें, लगातार नहीं है, ये पहला फोटोन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कंटिन्यूअस वेव की तरह नहीं है, बल्कि ऐसे थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स की तरह है। ठीक है, गैप है, तो ये होता है डिस्क्रीट। तो मैक्स प्लांक कहता था कि लाइट ना तो वेव है ना पार्टिकल है, बल्कि लाइट जो है वो छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बनी हुई है। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स जो है वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता। फोटॉन हैज नो मास। फोटॉन्स हैज नो मास, इनका कोई मास नहीं होता, बस इनके अंदर जो है वो एनर्जी पैक हुई हुई है। इसलिए हमने इनको क्या कहा है कि दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या वर्ड यूज किया? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो फोटॉन्स क्या है जी? एनर्जी के पैकेट्स हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है। ये करेक्टरिस्टिक तो इसकी वेव वाली हो गई।
एनर्जी है इनके अंदर, कोई मास नहीं है, नो मास ओनली एनर्जी, ये वेव वाली। लेकिन इसके अंदर वेव की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, वेव तो कंटिन्यूअस होती है, ये पार्टिकल्स की तरह डिस्क्रीट है। पार्टिकल्स होते हैं डिस्क्रीट, एक होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा होता है दूसरा। तो ये डिस्क्रीट वाली बात जो है ये पार्टिकल नेचर हो गई इसकी। और ये जो एनर्जी है इसके अंदर मास नहीं है, तो ये जो है वो वेव वाला नेचर हो गया। तो ये जो फोटोन है ना, इनके अंदर दोनों खूबियां हैं, ये वेव वाली खूबी भी रख रहा है, ये पार्टिकल वाली खूबी भी रख रहा है। अब ये फोटोन जो है दोनों खूबी होती है, लिहाजा फोटोन का ड्यूल नेचर हो जाता है। फोटोन हैज ड्यूल नेचर। फोटोन का दोहरा नेचर है जी,